कैसे हैं आप? मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म टीच एक्स्ट्रा के इस सेशन पे। अभी का जो आपका ये क्लास है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि आपका बीपीएससी पीआरटी का क्लास प्रारंभ हो चुका है। उसमें लगभग आपका 3 से 4 क्लास हो भी गया है और कल सोमवार से मेरा भी वहाँ पे क्लास क्या हो जाएगा? प्रारंभ हो जाएगा। परंतु अभी का ये सेशन कुछ उन मित्रों के लिए लाभप्रद है, जो लोग उर्दू में अपने करियर को बनाने का सोच रहे हैं या फिर उनका उर्दू से ही ग्रेजुएशन कंप्लीट है और मुझे 2-4 मित्रों ने कॉल किया था कि क्या आपके यहाँ उर्दू का कोई ऑप्शन है कि नहीं? क्योंकि उर्दू एक प्रकार का आपका भाषा है और इस भाषा के क्षेत्र में अगर आपकी पकड़ है, अगर आपने ग्रेजुएशन भी उर्दू से कर रखा है, तो 80 नंबर में आप बड़े ही सरलता पूर्वक 60 नंबर 70 नंबर तक आप चले जाते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका इस बहाली में बीपीएससी के बहाली में आप अपना एक सीट क्या कर पाते हैं? सुनिश्चित कर पाते हैं। परंतु हमारे पास तो उर्दू के बहुत बेहतरीन शिक्षक हैं, आफ्ताब सर हैं, जिनसे आप लोगों ने डीलेड इंट्रांस में भी पढ़ा है, डीलेड में भी पढ़ा है, सीटेट में भी पढ़ा है। अलग उनका एक अनुभव है, अलग अपना तरीका है, अलग अपना अप्रोच है, जो कि ऑनलाइन दुनिया से काफी हटकर है। परंतु वह तभी आपके साथ कार्य कर पाएंगे जब उनको पता चलेगा कि हाँ, हमसे पढ़ने वाले उर्दू वाले बच्चे 10 गो हैं, 20 गो हैं, 25 गो हैं, तभी तो वो अपना भी अप्रोच करेंगे। अन्यथा उनका तो क्लास उर्दू का होगा, परंतु जब तक आपकी कनेक्टिविटी नहीं बिल्डअप हो पाएगी, तब तक सर को भी आनंद नहीं आएगा और मुझे भी आनंद नहीं आएगा। अर्थात आज के इस सेशन में आप आफ्ताब सर से समझने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से आप 80 अंक में अपना 60 प्लस नंबर को क्या कर सकते हैं? सिक्योर कर सकते हैं। और जो बाकी आपका 40 बच गया, हो सकता है कि अभी मैं आपको बोल रहा हूं तो आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही होगी, तो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, डाटा पे रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आपके बीपीएससी के एग्जाम में कितने नंबर का होता है? तो 150 अंक का आपका एग्जाम होता है। 150 अंक को हम लोग 2 सेक्शन में, मैं एकदम सरल तरीके से, मेरा ज्यादा इधर उधर करना मेरा तरीका ही नहीं है, एकदम टू द पॉइंट, सेक्शन ए और सेक्शन बी, इसी को हम लोग खंड अ बोलेंगे, खंड ब बोलेंगे। खंड अ में जो आपका 30 सवाल होता है, ये 30 क्वेश्चन कैसी का होता है? तो भाषा का होता है। किसका होता है? भाषा का। इसमें 22 गो आपका हिंदी और 8 गो आपका इंग्लिश, ये पैटर्न तो आपको पता ही है। तो इस 30 सवाल में से आपको 30% मतलब कि 9 गो नंबर आपको लाना होता है। ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। जो इसको क्वालिफाई करेंगे उन्हीं का यह बाकी 120 नंबर वाला क्या होगा? कॉपी टेक होगा, न तो नहीं होगा। ये बड़ा ही आसान सा होता है और सभी लोग, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, इस पेपर को क्वालिफाई कर लेते हैं। और यहीं पे फंस जाएंगे तो फिर तो हम शिक्षक बनने के योग्य है ही नहीं। अगर हम इस 30 गो सवाल में फंस गए, जहां पे संज्ञा सर्वनाम का भेद पूछ रहा है, किचन में कौन सामान है, कौन सा सामान नहीं है, रोड क्रॉस करने समय सिग्नल का क्या है, रेड का क्या मतलब है, अर्थात इस भाषा का मतलब हुआ कि आप भाषा को अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि नहीं, समझ सकते हैं कि नहीं। एक शिक्षक के तौर पे आप जब अपने किताब में इंग्लिश में सेंटेंस को पढ़िएगा, तो सेंटेंस को पढ़ के बच्चों को समझा सकते हैं कि नहीं, ये इसका सोच है और ये इसका क्या होता है? तरीका होता है। बड़ा ही सरल सा आपका होता है, यहाँ पे सभी लोग क्वालिफाई कर लेते हैं। अब बात आता है आपका 120 नंबर का। अब 120 नंबर में जो लोग नॉर्मल पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, जो सामान्य शिक्षक कहलाएंगे, उनको तो पूरा 120 नंबर का सिलेबस पता होगा, सारा का सारा। परंतु उसी में आपने सुना होगा कि हम उर्दू के शिक्षक हैं। अब जैसे ही ये उर्दू शब्द निकल कर आता है, क्योंकि पीआरटी में कोई विषय का शिक्षक नहीं होता है कि हम गणित के शिक्षक हैं तो हम इंग्लिश का, ऐसा कुछ नहीं है। पीआरटी में 2 तरह के शिक्षक होते हैं। एक हुए सामान्य में, जिसको सभी विषय पढ़ाना है, एक हो गए उर्दू वाले, जो कि उर्दू पढ़ाएंगे, होता है ना। अब आगे चलिए, पीआरटी के बाद आपका आता है टीजीटी, जिसे आप लोग 6 to 8 कहते हैं, और उसी से एक स्टेप ऊपर 9 10th को भी रखा गया हुआ है। तो वहां पर भी उर्दू के शिक्षक अलग बनते हैं और 6 क्लास से आपके विषय वाइज क्या हो जाते हैं, शिक्षक का अपना चुनाव होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपका आता है पीजीटी 11 12, वहां पर भी आप सभी विषय के शिक्षक बनते हैं। तो जैसे ही आप उर्दू के शिक्षक बनने के सिलसिला में आते हैं, तो यह 120 का भी 2 गो खंड हो जाता है। क्या होता है? 120 का भी 2 गो खंड हो जाता है। 120 में एक होता है जनरल पेपर, सामान्य पेपर। ये सामान्य पेपर कौन हुआ? तो जो आप 120 नंबर वाला तैयारी करते, जहां पे आप पढ़ते
सोशल स्टडीज पढ़ते, साइंस पढ़ते, मैथ पढ़ते, रीजनिंग पढ़ते, करेंट अफेयर पढ़ते, बिहार स्पेशल पढ़ते, ईवीएस पढ़ते, उस सभी को मिलाकर ये 40 नंबर का सवाल लेगा आपका जनरल पे। कितने नंबर का? 40 नंबर का। इस 120 में अब कितना बच गया? तो आपका बच गया 80। अब ये क्या हो गया? तो ये हो गया आपका भाषा का। कौन भाषा का? तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं उर्दू का, तो ये उर्दू की बात हो गई। अब उर्दू विषय में से कितना नंबर पूछेगा आपसे? 80 नंबर पूछेगा। अब उर्दू का जो पैटर्न है, सिलेबस है, वो तो आपको सर बताएंगे ही, परंतु मैं आपको अपने अनुभव के आधार पे जो भाषा का पैटर्न होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पीआरटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपसे पूछ लिया कि संज्ञा का कितना प्रकार है, और वहीं पर आप आगे चले गए तो आपसे पूछ दिया एक उदाहरण देके कि इसमें कौन सा संज्ञा है। यही पैटर्न में क्या है, थोड़ा थोड़ा बदलाव होता है। संज्ञा तो अपने जगह पर है, उसी प्रकार से उर्दू में शायद व्याकरण को कवायद, उर्दू कवायद, चलिए थोड़ा बहुत तो हमको भी समझ में आ गया है, तो कवायद के नाम से जानते हैं, उर्दू कवायद अर्थात ग्रामर कहलाया उसका। तो सर तो आपको पूरा चर्चा करेंगे ही। तो ये 80 नंबर का पूरा योगदान किनका रहेगा? तो आफ्ताब सर का रहेगा। और ये कब रहेगा? तो जब आप लोग अपना अप्रोच दिखाइएगा, और आगे की सारी बातें आपको आफ्ताब सर ही बताएंगे, परंतु एक छोटा सा डेडलाइन है। वह डेडलाइन क्या है कि आज आप सर का देखिए, और अगर आप कमेंट कीजिएगा तो एगो पूरा का पूरा क्लास भी हम फिर से आपके यूट्यूब पे ही करवा देंगे, ताकि आपको अपना डिसीजन लेने में क्या हो, सहूलियत हो। क्योंकि बिना ट्रस्ट का, बिना विश्वास का कभी भी कोई रिश्ता कायम नहीं होता है। और रिश्ता का मतलब सिर्फ भाई बहन बंधु दोस्त महिम नहीं है। रिश्ता कहाँ पे होता है? जहां पे विश्वास होता है, जहां पे ट्रस्ट होता है। तो एक और क्लास भी आपको हम करवा देंगे, ताकि आपका डिसीजन लेने में क्या हो, आपको सहूलियत प्रदान हो। और इस 80 नंबर का पूरा चर्चा करना है। बस आपको ये महीना समाप्त होने से पहले मुझे एक सिंपल कॉल, आपको तो पता है कि आप कोनो जगह आप जुड़ जाइए, आप डायरेक्ट फोन नहीं कर सकते हैं। कहीं भी आपका कोनो स्टाफ पे फोन उठाएगा बाई चांस, नहीं तो पूरा का पूरा कंप्यूटर प्रणाली है कि फलना प्रॉब्लम के लिए 1 दबाएं, चिल्ला प्रॉब्लम के लिए 3 दबाएं। यहाँ पे क्या है, बस नंबर दबाए, हम बोल देते हैं हेलो, डायरेक्ट आपकी मेरी हमसे बातचीत होती है। अर्थात आपके पास मेरा नंबर है ही 8789666040। चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, पीआरटी पर हो, 6 to 8 पे हो, 9 10th में हो, 11 12 पे हो, सर 80 नंबर का आपका उर्दू तैयार करवा देंगे। वो पूर्ण रूप से सिलेबस सेम है, बेसिक से एडवांस तक सर जाएंगे। अगर आप लोग यहाँ पे अपना अप्रोच दिखाइएगा तब तो आगे आपको पूरा का पूरा बात सर बताएंगे। बस ध्यान रखिएगा 28 फरवरी तक। और ये सारा आपका हो गया जनरल पेपर 40 नंबर का, और बाकी 80 नंबर का सर A to Z सिलेबस आपके साथ में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आराम से समझिएगा, बस ध्यान रखिएगा कि 28 फरवरी तक आपको मुझे इन्फॉर्म कर देना है। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं। आइए सर। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि हमारे गौरव सर ने पीएससी में जो सिलेबस है उसको उन्होंने तोड़कर बहुत अच्छे ढंग से बताया, और आपको पूरी तरीके से उन्होंने डिफाइन करके समझाया। और सर ने मेरे बारे में भी चर्चा किया। मेरा नाम एमडी आफ्ताब आलम हुआ, और मैंने अरबी और उर्दू दोनों से मैंने एमए कर रखा है, और पिछले कई सालों का तजर्बा और एक्सपीरियंस भी है। 13 साल से पढ़ा भी रहे हैं, डीएलएड, सीटेट, गेट, इन सब सारी चीज़ों को पढ़ा रहे हैं। तो आज है बीपीएससी के सिलेबस के बारे में। बहुत सारे चीज़ों को, बहुत सारी वीडियो आपने देखा भी होगा यूट्यूब पर या मार्केट से उठाया होगा, लेकिन सिलेबस को हम बहुत आसान तरीके से समझाएंगे कि पीआरटी में यानी प्राइमरी लेवल पर सिलेबस क्या होगा, और 6 to 8 का सिलेबस क्या होगा, इसी तरह 9 10 का सिलेबस क्या होगा, इस तरह 11 12 का उर्दू में सिलेबस क्या होगा। कहीं पर इसको वाज़े तौर पर बयान नहीं किया है। और बीपीएससी ने भी जो सिलेबस दिया है उसमें जो बुकें मार्केट में मिलती है, बहुत सारी चीज़ें उसमें वाज़े नहीं है, खुलासा तौर पर उसमें नहीं लिखा हुआ है उर्दू के सिलेबस के बारे में। अगर आप देखिए तो उर्दू के सिलेबस को आप देखिए तो किसी किताब में उर्दू में कुछ लिखा हुआ है, किसी में कुछ लिखा हुआ है, अलग-अलग तरीके से लिखा हुआ है। लेकिन मुझे गौरव सर ने कई हफ्ते कह दिया था कि सर इसका एक क्लास होनी चाहिए।
तो मैंने सारी चीज़ों को पढ़ा और देखा, उसका स्टडी किया, तो उसका मेन पीवाईक्यू जो होता है प्रीवियस क्वेश्चन उसको भी देखा, और क्वेश्चन किस लेवल से पूछा जाता है, कहाँ से पूछा जाता है, किस तरीके से पूछा जाता है, सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करके आपके सामने में लाया हूँ। और मैं सिलेबस इतना आसान तरीके से बताऊंगा कि इंशाल्लाह तमाम जो हमारे साथी है, मित्र है, उनको बहुत आसान तरीके से समझ में आएगा। और हम जो आपको पढ़ाएंगे और बताएंगे भी बहुत ही आसान लफ्जों में बयान करेंगे और बताएंगे। तो आइए हम देखते हैं जो 80 नंबर का सर ने बीपीएससी उर्दू में जो आपको सिलेबस बताया है 80 नंबर का, कि वो क्या है। उर्दू का जो सिलेबस है वो दो भागों में बांटा गया है, दो तरीके से डिवाइड किया गया है, बांटा गया है, और उसको बहुत डीपली समझना है कि किसमें कहां किस लेवल से किस तरीके से क्वेश्चन आता है। और पीआरटी वाले हैं या 6 to 8 वाले हैं, उस पर हम अभी डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। जो लोग पीआरटी वाले हैं या प्राइमरी लेवल के टीचर हैं या 6 to 8 वाले हैं, सबसे पहले हम उनके सिलेबस पर चलते हैं। तो उनको पढ़ना है क्या है, उर्दू अदब। उर्दू एक अदब है। उसके बाद आपका उर्दू कवायद, यानी दो हिस्सों में आपका बढ़ जाता है। एक उर्दू अदब में सिलेबस बढ़ता है और एक उर्दू कवायद में बढ़ जाता है। वो पीआरटी वाले हो या 6 to 8 वाले हो, दोनों का सिलेबस सेम ही है, बस क्वेश्चन के लेवल में थोड़ा सा आगे पीछे डिफरेंस और फर्क रहता है, लेकिन चीजें दोनों को सेम पढ़नी है। जैसे पीआरटी वाले और 6 to 8 वाले को उर्दू अदब है, उर्दू अदब है तो इसमें सारी चीजें आपको पढ़नी है। अब उर्दू अदब में क्या है, उर्दू जबान की आगाज व इर्तिका। अब इसको शॉर्ट में समझिए। उर्दू जबान की आगाज और इर्तिका है, तो 6 to 8 वाले हैं, चाहे 9 10 वाले हैं, चाहे 11 12 वाले हैं, लगभग उर्दू अदब में सारी चीजें पढ़नी है। बस पीआरटी वाले और 6 to 8 वाले को यह दिया गया है कि उनसे ज्यादा डीपली नहीं पूछा जाता, बहुत ज्यादा डीपली नहीं पूछा जाता है। लेकिन उर्दू अदब में 9 10 वाले हैं या 11 12 वाले, ये दोनों है, तो इनसे एक एक चीज बहुत ही डीपली पूछा जाता है। जैसे उर्दू की आगाज वो इर्तिका है, तो पीआरटी वाले और 6 to 8 वाले हैं, उनसे पूछा जाएगा कि उर्दू जो है किस जबान का लफ्ज है। जैसे उर्दू तुर्की जबान का लफ्ज है, उर्दू के क्या मानी है, तो उर्दू का मानी होता है लश्कर, फौज, सिपाह। तो इस तरह की चीजें पूछी जाएगी। उर्दू कै लफ्ज से मिलकर बना है, तो दो लफ्ज है उर्दू। तो इस तरह की चीजें पीआरटी वाले और 6 to 8 वाले से पूछा जाएगा। लेकिन जो 9 10 के टीचर हैं और 11 12 के जो बनना चाहते हैं, उनसे जो एग्जाम में पूछा जाएगा कि उर्दू कब शुरू हुआ, किस सदी में शुरू हुआ, उर्दू कितने नामों से जाना जाता है, उर्दू का पुराना नाम क्या था। जैसे उर्दू का एक पुराना नाम रेख्ता आता है, गालिब अपने शेर में भी कहता है, रेख्ता के तुम ही उस्ताज नहीं हो गालिब, सुना था कि पिछले जमाने में कोई मीर भी था। तो इस तरह 9 10 और 11 12 वाले से बहुत डीपली पूछा जाता है उसी चीज में। पीआरटी वाले और 6 to 8 वाले में सिर्फ कॉमन तरीके से, और 9 10 और 11 12 वाले से कि उर्दू कब शुरू हुआ, कितने नामों से जाना जाता है, उर्दू में कौन कौन लोग ने उर्दू में जान डाल दिया, उर्दू में गजल, नज़म, निगारी की क्या हैसियत है, सारी चीजें डीपली तरीके से पूछी जाएगी। इसी तरह दबिस्तान है, एक तहरीक है जो उर्दू में चली थी, उन सब चीजों के बारे में आपसे चर्चा होगा, पूछा जाएगा। इसी तरह नज़म निगारी के नज़म किसे कहते हैं, तो पीआरटी वाले हैं 6 to 8 वाले हैं, तो उनसे पूछे नज़म का डिफिनेशन पूछा जाएगा। एक ही उन्वान पर शॉर्ट में समझिए, जो पूरी बातें लिखी जाए शेर की शक्ल में, एक खास टॉपिक है और पूरी चीज उसमें कह दी जाए, वही नज़म हो जाता है। जैसे अल्लामा इकबाल का है पहाड़ और गिलहरी, कोई पहाड़ गिलहरी से कहता था तुझे शर्म क्यों नहीं आती। तो इस तरह की चीजें हैं। लेकिन जो 9 10 वाले हैं, 11 12 वाले, तो उनसे पूछा जाएगा कि नज़म का आगाज कब हुआ,
नज़म के माहिर कौन-कौन लोग हैं, तो उन लोगों के बारे में डिटेल भी पूछा जाएगा, जो इसके राइटर हैं नज़म निगार के, जैसे अल्लामा इकबाल हैं, गालिब हैं, अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं, तो इन सब चीज़ों के ज़िंदगी के बारे में, जीवनी के बारे में भी पूछा जाएगा। तो 11-12 वाले से थोड़ा डीपली पूछा जाएगा। इसी तरह गज़ल है, तो जो पीआरटी वाले हैं या 6 टू 8 वाले हैं, उनसे पूछा जाएगा गज़ल किसे कहते हैं? गज़ल में के पहले शेर को क्या कहते हैं? तो गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं। गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। लेकिन जो 9, 10 और 11, 12 वाले हैं, उनसे थोड़ा उससे डीपली पूछा जाएगा। उससे डीपली क्या पूछा जाएगा कि मतला और मक्ता के अलावा उनसे पूछा जाएगा कि हुस्न मतला किसे कहते हैं? तो वो बताना पड़ेगा, उनसे थोड़ा डीपली पूछा जाएगा। और गज़ल किन-किन लोगों का फ़ेमस है, वो पूछा जाएगा। गज़ल के 2 शेर भी आपसे देखकर पूछा जा सकता है कि ये गज़ल का किसका शेर है? ये 9, 10 और 11, 12 वाले का इस हिसाब से डीपली पूछा जाएगा। मैं सबको एक साथ लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि उर्दू अदब पीआरटी वाले को भी और 9, 10 वाले को भी, 6 टू 8 वाले को भी, 11, 12 वाले को भी पढ़ना है। सिलेबस लगभग उर्दू में सेम ही है, बीपीएससी ने दिया है। बस किसी से डीपली पूछा जाता है, किसी से नहीं पूछा जाता है। तो एक साथ सबको लेकर चल रहा हूँ और बता रहा हूँ। इसी तरह मरसिया है, तो मरसिया किसे कहते हैं? जब मरने वाला कोई मर जाता है, उस पर जो कुछ तारीफ़ी कलमात जो शेर में कहे जाते हैं, उसको हम मरसिया कहते हैं। अब मरसिया के कितने अज्ज़ाए तरकीबी होते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें पूछी जाती हैं, मरसिया के अंदर। अब मरसिया के मानी पूछे जाएँगे। मरसिया के मानी क्या हैं? मिसाल के तौर पर उसके रोना, आहो बका करने के हैं। इसी तरह जो 9, 10 और 11, 12 वाले हैं, उनसे पूछा जाएगा कि मरसिया में कितने अज्ज़ाए तरकीबी पूछा जाता है। जैसे उसमें है चेहरा है, सरापा है, रुख़सत है, आमद है, रज्ज़ है, जंग है, शहादत है, बैन है। ये सब सारी चीज़ें आपको मरसिया के अंदर आएगा। मरसिया मीर अनीस का सबसे फ़ेमस है। फिर मीर अनीस जो राइटर है, उनके बारे में पूछा जाएगा कि वो कब पैदा हुए, कब इंतकाल किए, उनके वालिद का क्या नाम था, उन्होंने कौन-कौन से मरसिया लिखा है। उसके बाद जो है कसीदा के बारे में आपसे पूछा जाएगा। कसीदा किसी भी शख्स की तारीफ़ बयान की जाए, तो उसको हम कसीदा कहते हैं। कसीदा कब शुरू हुआ, उसका राइटर कौन है, कसीदा में कसीदा लिखने वाले कौन फ़ेमस है, ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी। इसी तरह मसनवी निगार है। मसनवी क्या है कि पोएम की ही शक्ल होती है, नज़म की ही शक्ल होती है, उसमें कहानी की तरह बयान कर दिया जाता है और उससे सवाल पूछा जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें, या उसका कोई राइटर है तो उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। इसी तरह अफ़साना है, अफ़साना कहानी को कहते हैं। अफ़साना किनका-किनका मशहूर है, अफ़साना के राइटर कौन है, लेखक कौन है, जैसे मुंशी प्रेमचंद है। तो इन सब चीज़ों के बारे में फिर पूछा जाएगा। उसके बाद ड्रामा निगारी है। ड्रामा किसे कहते हैं? ड्रामा का लाज़मी उन्सुर क्या है? ड्रामा में ख़ास चीज़ें क्या होती है? जैसे स्टेज होती है। ये सारी चीज़ें, ड्रामा किन-किन लोगों का फ़ेमस है? किन लोगों ने, जैसे हबीब तनवीर, उन्होंने भी ड्रामा लिखा है, तो उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। इसी तरह दास्तान है। दास्तान कहते हैं ऐसी लंबी कहानी को जो कभी ख़त्म ना हो, नहीं उसका कोई अंत नहीं होता है। दास्तान कब लिखी गई? किस सदी में लिखी गई? दास्तान में कौन-कौन लोग हैं? ये सारी चीज़ें दास्तान के अंदर आ जाएगी। तनकीद निगारी में है। तनकीद किसे कहते हैं? लफ्ज़ी माना जाँचने और परखने के हैं। किन-किन लोगों का तनकीद मशहूर है, वो कौन-कौन लोग से ये जो तनकीद निगार है, जैसे शिबली नोमानी भी तनकीद निगारी में आते हैं, जो सैयद सलमान के उस्ताद रह चुके हैं, सैयद सलमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह के। इसी तरह खतूत निगारी है। खतूत में खत की जमा आती है खतूत। किन लोगों का खतूत फेमस है? जैसे गालिब का खतूत है, 2 है फेमस, उर्दू मुअल्ला, औद हिंदी। और गालिब के बारे में क्योंकि उन्होंने खत लिखा है, तो ये सब चीज़ें भी पूछी जाएगी। तो मैं सबको एक साथ लेकर चल रहा हूँ। इतना समझ लीजिए, इसमें पीआरटी 6 टू 8, 9, 10, 11, 12 से वही पढ़नी है, इससे बहुत डीपली पूछा जाता है।
कि कोई नज़म है, गज़ल है, कहानी है, उसके राइटर के बारे में और पूरी डिटेल कब शुरू हुआ, क्या हुआ, ये 9, 10, 11, 12 के बाद ये लोगों से पूछा जाएगा। और जो पीआरटी हैं या 6 टू 8 वाले हैं तो उनसे पूछा जाएगा नावल किसे कहते हैं, गज़ल किसे कहते हैं, और उसमें जो कॉमन सवाल हो सकता है उस तरीके से। इसी तरह सवाने निगारी है। सवाने किसी भी शख्स के ज़िंदगी और हालात को सवाने कहते हैं। अब सवाने किन-किन लोगों का फ़ेमस है, किन लोगों के सवाने पढ़ने से इंसान को फ़ायदा हुआ है, किन लोगों ने अपनी किनकी सवाने लिखी हुई है जिससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा नसीब होता है, तो ये चीज़ें इसमें हो। इसी तरह खुद नविश्त है, खुद नविश्त सवानेह ये भी होता है। खुद मतलब अपना, नविश्त मतलब लिखा हुआ। जैसे सवाने निगारी हो गया, हालाते ज़िंदगी हो गया, किसी का बायोग्राफ़ी हो गया। और खुद नविश्त सवाने जिसको हम ऑटोबायोग्राफ़ी कहते हैं कि इंसान खुद से अपनी जीवनी ज़िंदगी के बारे में लिखता है। इसी तरह खाका है, ये खाका सबसे पहले किसने लिखा है? ये खाका किन लोगों ने लिखा है? तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का जो 12 में है, कहकशां हिस्सा 2, उसका बहुत फ़ेमस है खाका। तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद नज़ीर अहमद के नाम खाका लिखा है कि डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी। ये सारी चीज़ें खाका में उन्होंने लिखा है और उसको बयान किया है। उर्दू का पहला खाका निगार मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग को बोला गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको उर्दू अदब के अंदर आएगी और पूछी जाएगी। अहम अक़वाल, जैसे कुछ लोगों का कौल है, कोई बात कह गए हैं, अब उन लोगों का कौल है, उनका सही कौल क्या है? अब पूछा जाएगा कि इस किसने कहा था? तो ये सारी चीज़ें आपको उर्दू अदब में आ जाएगी। तो जो 80 नंबर का है, उसको 2 भाग में तक़सीम किया गया है। एक उर्दू ग्रामर में तक़सीम किया गया है और एक उर्दू अदब में तक़सीम किया गया है। उर्दू अदब का ये मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये एकदम मोटी-मोटी बातें बता रहा हूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी ऐड हो सकती हैं। तो मैं पढ़ाना शुरू करूँगा, तो इंशाअल्लाह एक-एक चीज़ों को अच्छे तरीके से आपके सामने मैं बयान करूँगा और डिफ़ाइन करूँगा। अभी तो मैं मुख्तसर तौर पर आपको सिलेबस बता रहा हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें अभी भी ऐड हो सकती हैं। ये था उर्दू अदब का सिलेबस। अब आइए उर्दू ग्रामर में। अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट अगर पढ़ें, तो 6 टू 8 वाले को 6 से लेकर और तकरीबन 10 तक की बुक पढ़ना होगा। सारी चीज़ें, क्योंकि बीपीएससी ने जो सिलेबस दिया 6 से लेकर, अंदाज़ा किया हूँ कि 10 तक का सारी बुक पढ़ना होगा। अब इसमें जो 9, 10 वाले हैं उनको भी पूरा नीचे से 6 से लेकर उनका ऐड हो जाएगा 9, 10, जैसे दरख्सा है, हिस्सा अव्वल है, दोम है, रोशनी है, वो सारी चीज़ें। अगर आप बुक पढ़ना चाहते हैं कि पूरा हम पूरी डिटेल में जानकारी चाहिए, पूरी बुक से ही आती है। बीपीएससी बहुत ज़्यादा सिलेबस है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है। आप जितना भी पढ़ें बिल्कुल कम है। उसके बाद 9, 10 और 11, 12 वाले की बारी आती है, तो आपको कहकशां हिस्सा अव्वल, दोम दोनों को एकदम डीपली पढ़ना होगा, उसके राइटर के बारे में पढ़ना होगा, उसके अंदर जितना भी नज़म निगारी है, सारी चीज़ों को पढ़ना होगा डिटेल में। अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा सिलेबस, लेकिन हम जो इंशाअल्लाह जब आपको पढ़ाएँगे, तो सारी चीज़ों को नोट्स के तौर पर शॉर्ट कर के और जो पॉइंट डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछा जाता है, क्योंकि मेरा पढ़ाने का अंदाज़ बिल्कुल अलग है। मैं जब पढ़ाना शुरू करता हूं तो पीवाईक्यू जरूर देखता हूं हर साल का, और उस हिसाब से कि एक क्वेश्चन को कितनी बार पूछा गया है, उन सब चीजों को मैं निचोड़ ले लेता हूं, उसके बाद पढ़ाने के लिए शुरू करता हूं। जब मेरा क्लास गौरव सर से होने वाला था, तो सर से मैंने 1 हफ्ता पहले ही सारी चीजों का निचोड़ मैंने देख लिया था, और अच्छे तरीके से, क्योंकि आपका एग्जाम अच्छे तरीके से निकले और किसी तरह का आपको दिक्कत और परेशानी न हो। ऐसे अल्लाह का शुक्र है, 13 साल का मेरा एक्सपीरियंस रहा है, 10, 12 वाले को भी और ग्रेजुएशन वाले को भी। जैसा कि सर ने भी बताया, डीएड, बीएड, सीटेट, अलीगढ़, जामिया और जितना भी एंट्रांस का उर्दू में एग्जाम होता है, लगभग अल्लाह का शुक्र है सबको पढ़ाता हूँ। तो ये चीजें आपको उर्दू अदब में हो गई। अब आइए उर्दू ग्रामर की बात करते हैं। तो ग्रामर में क्या है? तो अगर देखा जाए तो उर्दू ग्रामर को 5 हिस्सों में तक़सीम किया गया है। जो बीपीएससी का जो सिलेबस है, उसमें अगर उर्दू को देखा जाए, तो उर्दू को 5 हिस्सों में तक़सीम किया गया है, 5 हिस्सों में बताया गया है। कितने हिस्सों में? 5 हिस्सों में बताया गया है। पहला है इल्म हिजा, इल्म सर्फ़, इल्म नहव,
इल्म बलागत या उसको इल्म बयान भी कह सकते हैं आप। इल्म उरूज क्या है? इल्म उरूज है। अब एक-एक चीज़ को हम अच्छे तरीके से डिफाइन करते हैं और उसको बताते हैं। इल्म हेजा में आपको उर्दू हुरूफ एराब आ जाएँगे, जैसे उर्दू में कितने हर्फ है, जो लेटर वगैरह आते हैं, जैसे 36 हरूफ मुफ़रद है, 15 हरूफ मुरक्कब है, मिलाकर 51 हुए, जैसे अलिफ से ये तक हुए, इस तरह की। एराब में आपको ज़बर, ज़ेर, पेश ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके अंदर अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा, वाव मादूला, ये सारी चीज़ें एराब में आ जाती हैं। दूसरा है इल्म सर्फ़। इल्म सर्फ़ को बहुत डीपली पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट इसमें दिया हुआ है और बहुत फेमस चीज़ें हैं, एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछी जाती हैं। पर पूरा फ़ोकस होना चाहिए। जैसे मुतज़ाद अल्फ़ाज़ है, मुतज़ाद उर्दू में हो गया, जिसको हिंदी में विलोम शब्द, इंग्लिश में इसको अपोज़िट शब्द कहेंगे। मुतरादिफ़ अल्फ़ाज़ उर्दू में जैसे लफ्ज़ कई हो और मानी एक हो, इसको हिंदी में हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम सिनोनिम्स के नाम से जानते हैं। हमसौत अल्फाज जो आवाज में यकसा हो लेकिन मानी में अलग अलग होता है, जैसे एक आज। हमसौत अल्फाज में एक आज आपका ये हो गया और एक आज आपका ये हो गया। ये आज आज का दिन हो गया और ये आज हाथी का दांत हो गया। हमसौत अल्फाज में इस तरह की चीजें आती रहती है हमसौत अल्फाज में। इसी तरह जिन्स का बयान है, इसको हम इंग्लिश में कह देंगे जेंडर, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? जेंडर कहेंगे। तो जिन्स में मुज़क्कर मुअन्नस ये सारी चीज़ें आती हैं। साबका और लाहिका है, मुहावरा है, कहावत है, तादाद का बयान है। तादाद में जैसे सिंगुलर प्लुरल जिसको हम वाहिद जमा कहते हैं, एक को वाहिद एक से ज़्यादा को जमा करते, जैसे औरत वाहिद की जमा औरतों, इस तरह की चीज़ें आती हैं। अब है जुमला की किस्में। जुमला में जैसे जुमला फ़ेलिया, जुमला इस्मिया, जुमला खबरिया, मुस्नद, मुस्नद इलैह, सारी चीज़ें। फिर लफ्ज़ है, लफ्ज़ जैसे इल्म नहव के अंदर ये चीज़ें आती हैं। इल्म नहव में लफ्ज़ के बारे में फिर हम बताएँगे ग्रामर में अच्छे तरीके से कि पीआरटी और 6 टू 8 वाले के लिए क्या ग्रामर में कहाँ से कहाँ पढ़ना है और 9, 10, 11, 12 वाले को कहाँ से कहाँ पढ़ना है। तो ये जुमला की किसी इसी तरह कलमा है, कलमा की 3 किस्में हैं, मशहूर है, इस्म, फ़िल, हर्फ है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। यहाँ इस्म, फ़िल, हर्फ का ज़िक्र भी है। ज़मीर है, ज़मीर की भी कई किस्में हैं। ज़मीर इशारी, ज़मीर मौसूली, ज़मीर इस्तिफ़हामी, ये सारी चीज़ें फिर पढ़नी है। इसी तरह सिफ़त है, सिफ़त ज़ाती, निस्बती, अददी, मिक़दारी, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो पीआरटी वाले को और 6 टू 8 वाले को ये तीनों चीज़ें पढ़नी है। इल्म हिजा भी उनको पढ़ना है, सर्फ़ भी पढ़ना है और इल्म नहव भी पढ़ना है। ये पीआरटी वाले को और 6 टू 8 वाले को ग्रामर में पढ़ना है और उनसे ग्रामर में जो क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा ईज़ी टाइप पर पूछा गया है, थोड़ा-सा आसान तरीके से पूछा गया है। लेकिन जो 9-10 के टीचर बनना चाहते हैं या 11-12 के, तो उनसे ये तीनों चीज़ें पहले से ऐड हो ही जाएगी। ये 3 चीज़ें उनको भी पढ़नी है, लेकिन 2 चीज़ें उन लोगों के लिए ऐड ये हो जाएगी। हाँ, लेकिन अगर पीआरटी वाले और क्वेट वाले अगर सबको पढ़ लेते हैं तो होता है, क्योंकि बीपीएससी में पीवाईक्यू में कभी-कभी देखिए ऐसा लगता है कि सिलेबस से बाहर ही क्वेश्चन पूछ दिया है ग्रामर में। ऐसी चीज़ें अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं तो आपके लिए ये नॉलेज का 22 एक ज़रिया बन जाती है। तो अब जो ग्रामर में उनके लिए खास है, वो 3 चीज़ें 9-10 वाले और 11-12 वाले के जो टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए भी वो ऐड हो गया। और 2 चीज़ें उसमें ऐड ये हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एक इल्म बलागत है, बलागत, इल्म बलागत को इल्म बयान कहते हैं। इसमें आपको तशबीहा के अक़साम पढ़ने हैं। तशबीहा जैसे किसी चीज़ को किसी तरीके से कंपेयर, जैसे असद शेर की तरह है, तो असद शेर नहीं बन गया, शेर में कोई बहादुरी वाली चीज़ पाई गई, तो उसमें ये चीज़ें पाई गई, इसको हम तशबीहा कहते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जब हम आपको प्रॉपर तरीके से क्लास लेंगे तो पूरी चीज़ों को डिफाइन करेंगे। इसी तरह इस्तिआरा है, किनाया है, कोई बात इशारे के ज़रिए उसमें बोल दी जाती है, ये सब शायरी में आता है। इसी तरह मजाज़ मुरसल है, इसी तरह तिलमीह है,
क्या है, तिलमी है। जैसे कोई वाकया और शेर में अशार वगैरह में कही जाए, जैसे खाना काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको क्यों नहीं आती। तो अगर वो शेर में टकराव हो रहा है, जैसे सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है, तो इसमें तजाद हो गया कि सुबह और शाम का टक्कर हो रहा है। तो इस तरह अगर ग्रामर में आ रहा है तो वो तजाद कहलाता है। लेकिन अगर तारीखी कोई वाकई की चीज की तरफ इशारा होता है, वही सनत तिलमी कहती है। सनत में कई तरह की सनत पढ़नी है, और जो टकराव हुआ तो वो सनत तजाद कहलाती है। इसी तरह तजनीस है, इल्म बदी है आपको, फिर बहर है, वजन है। इल्म उरूज के अंदर आता है कि शेर जो तैयार होता है, तो शेर के अंदर एक तख्ती होता है। अक्सर देखिएगा यूट्यूब पर लोग शेर को पढ़ लेते हैं और वहां से नकल करके जो पढ़ते हैं, तो कहा गया कि असल शायर वो नहीं, वो मुतशायर है। सुहेल में भी बताया गया इसके ऊपर बाकायदा एक चैप्टर है कि उसको शायर नहीं, हम लोग मुतशायर ही ज्यादा कहलाएंगे, क्योंकि किसी का शेर अगर पढ़ रहे हैं तो देखकर उसकी नकल कर रहे, आवाज मेरी अपनी है, तो हम लोग मुतशायर कहलाएंगे। असली शायर होता है जो शेर को बनाता है, तो वो बाहर का पूरा पूरा ख्याल करता है, यानी वजन का पूरा पूरा ख्याल करता है कि इतना बढ़ो। कहीं कहीं पर शायर को देखिएगा एक लिख देता है ऐसे, नहीं इस्तेमाल देखिएगा एक लिख देता है ऐसे, और या गायब कर देता है, कहीं पर यक लिख देता है। तो शायर को इख्तियार होता है, तो वजन को बैठाने के लिए शेर को वो ऐसा करता है। कभी बच्चों में नुनगुना को खत्म कर देता है, कभी इंसानों में नुनगुना को खत्म करता है। ये उसका एक वजन होता है, बहार होता है, एक फई आलतुन फे आलतुन, इसकी एक बहुत बड़ी वजन आती है और कई तरीके से है। वो चीज़ों भी इंशाल्लाह जब हम क्लास प्रॉपर तरीके से लेंगे तो डिफाइन करके बताएंगे। अभी शॉर्ट में आपको सिलेबस बता रहे हैं। इंशाल्लाह अगर हमारी क्लास आपको पसंद आ जाती है इंशाल्लाह, और आज रमजान का चौथा दिन भी है, इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। मेरी काफ़ी मेहनत किया है 1 हफ्ता, और चीज़ों को मैंने बहुत ही तरीके से निचोड़ के लाया है, जो बहुत सारी चीज़ों पर आप देखिएगा तो सिलेबस इस तरीके से वाज़ेह नहीं है, मिलेंगी आप। काफ़िया है, फिर रदीफ है, जो शेर में वज़न का बराबर होता है। जैसे न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है, खुदा को याद करने से। इसमें जितना वज़न उधर है, इधर भी है। काफ़िया वज़न का होता है, एक रदीफ होता है जिसमें जो है लफ्ज़ का मुकर्रर आता है। तो इस शायरी के अंदर जो मैंने शेर पढ़ा है, न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है, खुदा को याद करने से, इसमें लफ्ज़ भी मुकर्रर आ रहा है, से कई बार आ रहा है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, वो आपको इल्मे उरूज़ के अंदर ये चीज़ें आएँगी, इल्मे उरूज़ के अंदर। अब इसके अंदर आपको नज़म भी पढ़नी है, ग़ज़ल है, मरसिया है, मसनवी है। तो नज़म में नज़म किसे कहेंगे, ग़ज़ल किसे कहेंगे? ग़ज़ल में बता दिया कि आपको 2 चीज़ें बहुत ही कॉमन तरीके से पूछी जाइए जाती है। मतला, मक्ता, ये हर साल पूछी जा, और ये चीज़ पूछी ही जानी है, बहुत फ़ेमस है ग़ज़ल के बारे में। किन लोगों का है, मीर तक़ी ग़ालिब का भी ग़ज़ल बहुत फ़ेमस है, और भी लोगों का है। इसी तरह मरसिया में मीर अनीस है, मसनवी है, कसीदा है। तो ये सारी चीज़ों का पीएससी का पूरा सिलेबस हुआ। फिर से हम आपको थोड़ा-सा बता दें, फ़र्क दोनों में ये है कि ये जितनी चीज़ें उर्दू अदब के अंदर, यानी आपका सिलेबस 2 भागों में बाँटा गया है। जो 80 नंबर है, 2 भागों में तक़सीम किया गया है, डिवाइड किया गया है। आपको वो नसर से पूछा जाएगा और आपको ग्रामर से भी पूछा जाएगा। नसर से जो पूछा जाएगा सवाल, जो कहानी टाइप का होता है, जो उसको उर्दू अदब कहते थे, ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी। ये पीआरटी जो उर्दू लैंग्वेज लेना चाहते हैं 6 टू 8 वाले हैं, बस उनसे ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं पूछा। लेकिन जो 9, 10 है, 11, 12 वाले, उनसे बहुत डीपली, 8 वाले से डीपली का मतलब है कि आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। आपको मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको पीवाईक्यू बनाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन है और मुतरादिफ अल्फाज के ज़रिया, पर्यायवाची शब्द के ज़रिए क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, उसके बारे में आदमी जान भी रहा है। लेकिन अगर क्वेश्चन का लेवल 2 तरीके से पूछा जाए, तो ऐसा लगता है कि हम आपको पढ़ाएँगे, क्वेश्चन को कई तरीके से बनाया है और पूछा गया बीपीएससी में। तो उन सब सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से बयान करेंगे। कवायद में मैंने आपको बता दिया कि ये 3 चीज़ें पीआरटी वाले के लिए और 6 टू 8 वाले के लिए हर हाल में उनको पढ़ना है। लेकिन जो 9, 10, 11, 12 वाले हैं, तो ये 3 चीज़ों के साथ जो 2 चीज़ें और ऐड हो जाएगी। ये इल्म बलागत, यानी इल्म बयान, और इल्म उरूज़, ये दोनों भी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। यानी ये 5 चीज़ें पढ़नी है।
उम्मीद करता हूँ कि हमारे सभी दोस्त और मित्र को यह बात समझ में आ गई होगी और सिलेबस को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन किया है। इंशाअल्लाह आप लोगों का कमेंट कमेंट अगर बढ़िया आता है और आप लोग हमें पसंद करते हैं, इंशाअल्लाह मैं 13 सालों से उर्दू की खिदमत को अंजाम दे रहा हूँ और जैसा कि गौरव सर ने भी बताया और मैंने भी बताया, बहुत सारी चीज़ों को मैंने पढ़ाया है और इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। जो 11-12 और 9-10 को पढ़ा रहे हैं, उसके ग्रामर को पढ़ा रहे हैं, बस वही सारी चीज़ें आपके बीपीएससी में चाहिए है। आप चाहिएगा तो अपने तरीके से भी क्वेश्चन को देख के सिलेबस भी तैयार कर सकते हैं, जैसा कि मैंने मेहनत करके तैयार करके आपके सामने लाया हूँ। ठीक है, मैं अब आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। जो लोग चाहते हैं कि सारी चीज़ें, नोट्स और क्लास आपको प्रॉपर तरीके से मिले, तो टीच एक्स्ट्रा से हमारे गौरव सर से राब्ता कायम कीजिए और बीपीएससी वाले को कई सालों से पढ़ा भी रहे हैं सर, सर को तजर्बा भी है। इंशाअल्लाह सारी चीज़ें आपको नोट से लेकर वीडियो तक और सारी चीज़ें मॉक टेस्ट और जो भी होता है, वो सारी चीज़ें इंशाअल्लाह हम कराएँगे। जब तक हम आपसे रुखसत होना चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।